Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? So guys, SSC JEE CBT 2 जो कि आपका एग्जाम हुआ है 4 दिसंबर को, आप सभी बच्चों की रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है और आप सभी बच्चों ने ये भी देख लिए हैं कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है और आप लोगों ने सेल्फ एनालिसिस भी करी होगी और कहीं ना कहीं आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट किए हैं। तो आप में से काफी सारे बच्चों के मार्क्स मेरे तक पहुंच भी गए हैं। जो ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 421 है, 425 है, 414 है, 414, 410, काफी सारे बच्चों के आपके मार्क्स भी मेरे पास पहुंच गए हैं। तो काफी बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया हुआ है। लेकिन बात ये आती है कि सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन का आंसर एसएससी ने हमको गलत दिया है तो डेफिनेटली उस पर हमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आपको नहीं करना है ऑब्जेक्शन, मैं और पूरी टेक्स्ट बुक की टीम ही हम लोगों की ऑब्जेक्शन कर चुकी है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। तो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं उन क्वेश्चंस पे मुझे थोड़ा सा संदेह था। आप लोगों ने भी कुछ डाउट्स भेजे हैं कि सर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने वाला है या नहीं है, उनको भी मैंने काउंट किया और पूरे पेपर को मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि कहां पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो गाइज एज सच तो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जिनमें आपको डाउट है और जिनमें मुझे भी डाउट है उन सारे क्वेश्चंस को अपन लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास रिस्पॉन्स शीट भी अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट ओपन करता हूँ। दिस इज अवर रिस्पॉन्स शीट, जस्ट अ मिनट। राइट राइट। सो ये हमारे पास, यस, ये हमारी रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल है। क्लियर। आपके पास क्वेश्चन की जो रिस्पॉन्स शीट होगी उसमें नंबर अलग भी हो सकता है, जो मेरे पास आई हुई है ये नंबर अलग भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर शफलिंग है। लेकिन जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट लगा वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। तो टोटल यहां पर अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चंस में मुझे डाउट लगा है, आपके द्वारा भेजे गए और मेरे द्वारा एनालिसिस किया। तो पहला क्वेश्चन में मुझे यहां डाउट लगा है और आप लोगों को भी ये डाउट होना चाहिए और आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं होगा, सही दिया या नहीं दिया है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, राइट, क्वेश्चन नंबर 13 ये है, व्हाट इज अ ब्राउन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। तो काफी सारे बच्चों को ये लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए कंप्लीट लॉस ऑफ पावर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। तो गाइज मैं बता देता हूं, ब्राउन आउट अलग होता है और अगर मैं बात करूं तो ब्लैक आउट अलग होता है। बोथ आर डिफरेंट थिंग। ब्राउन आउट एक अलग चीज है, ब्लैक आउट एक डिफरेंट चीज है। ब्लैक आउट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी स्टेट, किसी पर्टिकुलर देश के किसी रीजन में या किसी स्टेट में, या मैं बात करूं तो किसी 2-3 स्टेट में जहां पर पूरी तरीके से पावर लॉस हो जाए, पावर का शट ऑफ हो जाए, जैसे कि 2012 में भी हुआ था हमारे देश के अंदर, उसको ब्लैकआउट बोलते हैं। बट ब्राउन आउट का मतलब कंप्लीट नहीं होता। ब्राउन आउट का मतलब होता है पर्टिकुलरली वोल्टेज का डिप आना। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि पूरे के पूरे एरिया में, लेट सपोज किसी शहर में एकदम से वोल्टेज डिप हो गया और आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज का, लाइट्स डिम हो रही, उसको ब्राउन आउट बोला जाता है। तो यहां पर एसएससी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अ ड्रॉप इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कॉजिंग अ ड्रॉप इन वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सही दिया है। ये आप लोगों को लग रहा है ऑब्जेक्शन का, लेकिन ये है नहीं। ठीक है, चलिए। देन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 21। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करूंगा तो ये क्वेश्चन है, यहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आप लोगों को, जैसे कि कौन से टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं। तो नॉर्मली गाइस एक तो हम लोग जेनर ब्रेकडाउन पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं एवालांचे ब्रेकडाउन। दो तरीके के हमारे ब्रेकडाउन होते हैं। जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन होता है जो कि हमारा लेस देन 6 वोल्ट पे होता है, और एवालांचे के लिए हमको 6 वोल्ट से ज्यादा चाहिए। दोनों ही रिवर्स तरीके के ब्रेकडाउन है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं बोला था कि आपको कौन से ब्रेकडाउन चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्रेकडाउन। मैं बोलूंगा ये कोई ब्रेकडाउन नहीं है। नॉर्मली अगर हम बात करें ब्रेकडाउन के नेम का तो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग की कैटेगरी में आता है, बट ब्रेकडाउन हमारा एवलांचे होता है और टनलिंग ब्रेकडाउन। तो यही हमारे ब्रेकडाउन होते हैं, ध्यान रखिएगा। कैपेसिटिव ब्रेकडाउन, करंट ब्रेकडाउन ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इसका भी एवलांचे एंड टनलिंग ब्रेकडाउन ही है। इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 42। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, यहां पर मुझे भी एक डाउट लगा है और ये क्वेश्चन तो शायद एसएससी ने गलत ही आंसर दे दिया है और आप लोगों का भी आंसर ये नहीं आया होगा। तो यहां पर मैंने भी कैलकुलेशन किया है, मैं एक बार और कैलकुलेशन करूंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 42 में। यस, नहीं सॉरी, ये वाला नहीं है। हाँ, यहां पर एक डाउट एक बच्चे को ये आया है कि सर जब डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आयंस क्रिएट होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस जो आयंस क्रिएट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पी टाइप के अंदर हमारे नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं और एन टाइप में पॉजिटिव होते हैं जंक्शन के ऊपर। तो यहां पर तो एसएससी ने सही आंसर दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। डिप्लीशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इन द रीजन नियर द जंक्शन, तो ये डिप्लीट होने लगते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे भी मैं बोलूंगा कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एसएससी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर भी सही दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 64 की बात करने जाऊंगा, यहाँ पे देखो क्या होता है ना, अननेसेसरी ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे बच्चों को लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन है, मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ ढांड के लगा दूंगा। वही ऑब्जेक्शंस को लिया जाता है जो एकदम वैलिड होते हैं
किसी भी तरीके से हो और एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ होते हैं। कोई वेबसाइट से नहीं लेना है आपको, कहीं से नहीं लेना है, एक स्टैंडर्ड बुक का आप लोगों को ऑब्जेक्शन लेना होता है, वही ऑब्जेक्शन वैलिड होते हैं, अदरवाइज वो आपके सब डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप अपनी मन की शांति के लिए जरूर लगा सकते हो, लेकिन मन की शांति के लिए और भी काम है ना, तो ऐसे काम ना करें बिल्कुल। चलिए, अब एक ये वाला क्वेश्चन था जहां पे कंफ्यूजन है मिलमेंस थ्योरम के रिगार्डिंग। तो यार मिलमेंस थ्योरम के रिगार्डिंग इसमें भी कोई ऐसी ये लिखा है कि भाई मिलमेन थ्योरम का लिमिटेशन क्या है। आप सब जानते हो मिलमेन थ्योरम में हम करते क्या है, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हमारे विद सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, उसको हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। या फिर मैं बोलूंगा कि बहुत सारे करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, और हम उनको एक कन्वर्ट करते हैं उनके एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस में। यही करते हैं हम लोग। यस सर। तो अब सबसे पहले लिखा है एप्लीकेबल इफ द सर्किट हैज नो डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंसी की तो यहां पे कोई बात ही नहीं आती है। एप्लीकेबल इफ द सर्किट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स, नहीं भाई। एप्लीकेबल इफ द सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस बिटवीन, तो ये एक लिमिटेशन है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो आपकी मिलमेंस थ्योरम के अंदर जो दो वोल्टेज सोर्स आपके पैरेलल में लगे उनके बीच में एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक अननेसेसरी एक लिमिटेशन है किसका, मिलमेंस थ्योरम का। तो ये बिल्कुल सही दिया है, एसएससी ने यहां भी कोई गलती नहीं करी है। नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 है ना। 48 ऊपर निकल गया, मैं 48 को देख लेता हूं। राइट, ये एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था, जहां पर आप लोगों को ये बोला गया है जो आपका एल है इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू आपको 1.3 मिली हेनरी देके रखी हुई है। और गाइज अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो आपको 30 माइक्रो फेराड दिया है। अब फ्रीक्वेंसी इन्होंने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पूछी है, जो कि बेसिकली हम सबको पता है कि 1/2 पाई टाइम्स ऑफ रूट एलसी होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटेड 806 हर्ट्ज के आसपास आएगी, 806 हर्ट्ज के पास आसपास आती है। और 806 हर्ट्ज यहां पर किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब रॉन्ग इन द सेंस कि इस क्वेश्चन को एसएससी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस मैंने दे दिया है क्लियर, और ऑब्जेक्शन भी कर दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। स्टैंडर्ड बुक कोई सी भी हमारी हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को भी करना है तो आप लोग भी कर लीजिए। कोई भी नेटवर्क की स्टैंडर्ड बुक उठाइए, रेजोनेंस का टॉपिक उठाइए और वहां रेजोनेटिंग की फ्रीक्वेंसी को कट करिएगा और वहां पे अपलोड कर दीजिए। और अपलोड में आप बता सकते हो कि कैलकुलेशन में यहां से कोई भी चार ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 806 हर्ट्ज के आसपास आता है। तो ये एक गलत है। देन अगर हम बात करते हैं इसके बाद, एक क्वेश्चन और है जहां पे बच्चों को दिक्कत हुई है, क्वेश्चन नंबर 94। जस्ट अ मिनट गाइस। ये वाला एक क्वेश्चन था, सिंक्रोनस मोटर की एप्लीकेशन कहां नहीं होती। तो बेटा एक सीधी सी बात है, अगर आप सर्वो ड्राइव्स में जाओगे तो वहां सिंक्रोनस मोटर्स को यूज किया जाता है। खास करके सर्वो ड्राइव्स में हम लोग हिस्टेरेसिस टाइप की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को यूज करते हैं। आप हाई स्पीड कंप्रेसर में जाओगे तो यहां भी सर्वो मोटर्स सॉरी सिंक्रोनस मोटर को यूज किया जाता है। लेकिन अगर एक मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करता हूं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हमारा है, इसके अंदर हम स्टेपर मोटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब आप मेन लाइन ट्रैक्शन की बात करते हो, तो मेन लाइन ट्रैक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हमें लोकोमोटिव्स को आगे बढ़ाना है, और भी बहुत सारे कारनामे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर सिंक्रोनस मोटर उपयोग में आ जाती है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर कभी भी सिंक्रोनस मोटर नहीं होती, स्टेपर मोटर होती है। तो ये आंसर भी एसएससी के द्वारा सही ही दिया हुआ है। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि मेन लाइन ट्रैक्शन में तो सर हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर यूज करेंगे, वहां पे फिर डीसी सीरीज मोटर, इस टाइप की थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन सिर्फ अकेला ट्रैक्शन का मतलब यही नहीं होता है कि भाई उसको सिर्फ लोकोमोटिव को रन करना है, और भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रिंटर का टाइप है, पुराने जमाने में यूज करते थे क्लियर, वहां कभी भी हम इसको यूज नहीं करते, वहां स्टेपर मोटर होती है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन देख, इतने सारे क्वेश्चंस मतलब पूरे 100 क्वेश्चन देखने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो पूरी तरीके से गलत है, वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। बाकी के सारे क्वेश्चन सही है। आप अपने तरफ से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वेल एंड प्रूफ में बोलूंगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो एसएससी ने गलत दिया है। सीबीटी 1 में तो दिए भी थे भाई इन्होंने, हम लोग ने ऑब्जेक्शन करे भी थे और उसका रिजल्ट भी मिला। आप लोग ने देखा होगा, आपके जब सीबीटी 1 के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं
या जो मॉडिफाइड आंसर की है वहां पे हमको वो चीज देखने को मिली है, लेकिन यहां पर नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला। चलिए गाइस, तो इसी तरीके से और मिलते रहेंगे। और एसएससी जेई 2024 के लिए गाइस मैंने स्टार्ट कर दिया है आगाज, और शाम को रोज 4 बजे मैं आप लोगों को मिलता हूं बेहतरीन तरीके से। और रही बात, अब आती है बेसिकली कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोग सभी बच्चे मुझे पता है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है सीपीडब्ल्यूडी के लिए, तो उसकी वीडियो के लिए वेट करिए। काफी सारे बच्चों के मार्क्स मेरे पास आ चुके हैं, उसकी वीडियो के लिए वेट करिए। सैटरडे संडे में मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, बट अभी पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन था, इसके बाद मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।